नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये 16वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड की कैसी स्थिति थी, साथ ही साथ गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों आज का, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और जिस भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे टॉपिक आपके दोस्तों यहाँ पे कवर हम करेंगे, जो भी इन टॉपिकों के अंतर्गत आएंगे। साथ साथ दोस्तों, आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताएं। और हिस्ट्री की दोस्तों सीरीज लगभग 4 या 5 वीडियो और आएंगी और इसके बाद हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैंने ये सोचा है कि उसके बाद आपकी की जाएगी परीक्षा वाणी सीरीज स्टार्ट। और इसमें दोस्तों आपका सहयोग ज़रूर चाहिए, क्योंकि देखो मेरा टारगेट है यहाँ पे कि 1 माह में आपको परीक्षा वाणी कंप्लीट करानी है दोस्तों। और जितना आप सहयोग करेंगे उतना यहाँ पे अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी यहाँ पे, क्योंकि देखो जो यूके ट्रिपल के एग्ज़ाम होने वाले हैं लगभग 3 या 4 माह बाद ही कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है यूके ट्रिपल का। ठीक है, तो तब तक मेरा टारगेट है कि आपको अधिक से अधिक मतलब जितना हो सके आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है इन एग्ज़ाम से पहले। और आपको भी टारगेट रखना है कि अंत में 1 या 1.5 महीना आपका दोस्तों बचना चाहिए कि आप रिवीजन कर सके। कई बार क्या होता है कि आपका जब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की डेट आती है तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, तब आप सिलेबस कंप्लीट करने की सोचते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है, तो रिवीजन कहाँ से करोगे। तो दोस्तों मेरा टारगेट है कि 1.5 महीने पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। परीक्षा वाणी अगर आप यहाँ पे 1 माह में कंप्लीट कर दोगे तो देखो हिस्ट्री का हम सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत सारा दोस्तों आपका सिलेबस उत्तराखंड का कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी भी लगभग समाप्त होने वाली है और उसके बाद जल्दी यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप सहयोग करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे हमारी तरफ से अच्छा कंटेंट हम देने का हमेशा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक मोटिवेशन आता है दोस्तों। और साथ साथ अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर 16 है उत्तराखंड हिस्ट्री का, इसको शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स हैं जो उत्तराखंड हिस्ट्री के, वो आपको ई बुक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो शुरुआत में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कोई विशेष तौर पर आंदोलन नहीं हुए। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, जिस प्रकार से पूरे देश में दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था, पूरे देश में 1857 की क्रांति फैल गई थी। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर था। कुछ कुछ हिस्सों में यहाँ पे क्रांति देखने को मिली थी, आंदोलन देखने को मिले थे, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। ना ही वो कुमाऊं कमिश्नरी में, ना ही वो ब्रिटिश गढ़वाल में और ना ही वो टिहरी रियासत में। इसके दोस्तों कई प्रमुख कारण थे। विशेष तौर पर जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी यहाँ पे कौन सा शासन चल रहा है उत्तराखंड में, ब्रिटिश शासन चल रहा है। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे गोरखा शासन था और गोरखा शासन इतना अत्याचारी, इतना क्रूर था दोस्तों कि यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो लोग थे वो इससे तंग आ चुके थे, भयभीत हो गए थे, क्योंकि काफ़ी क्रूर शासन रहा गोरखाओं का। और जब यहाँ पे अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त किया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया, तो ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो अत्यधिक सुधारवादी लगने लगा यहाँ के लोगों को। इसलिए दोस्तों ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी ने भी यहाँ पे आंदोलन नहीं किया। उस समय कोई क्रांति यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी जिन जिन हिस्सों में, कुछ कुछ हिस्सों में यहाँ पे जो क्रांति देखने को मिली थी उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे पूरी डिटेल्स में। तो देखो दोस्तों, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया तो यहाँ की जनता को अंग्रेज शासन अत्यधिक सुधारवादी लगा। इसके 2 प्रमुख कारण थे। नंबर 1, अत्याचारी गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजी शासन जनता को नरम और सुधारवादी लगा। और दूसरा था जनता में जागरूकता और चेतना की कमी। देखो यहाँ पे 1857 के समय न यहाँ पे कोई ऐसा विशेष समाचार पत्र था जो जनता को जागरूक कर सके, न यहाँ पे कोई ऐसा संगठन था जो जनता को जागरूक कर सके, जनता को आज़ादी का मतलब समझा सके। क्योंकि देखो एक तौर पर तो हम गुलाम थे, लेकिन फिर भी जनता को अंग्रेज शासन क्या लगने लगा, सुधारवादी लगने लगा था, नरम लगने लगा था, क्योंकि जनता में जागरूकता और चेतना की कमी थी। उसके बाद जब आगे बढ़ते जाओगे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जिन्होंने जनता को यहाँ पे जागरूक किया।
जनता जागरण में हम अभी आगे जानेंगे इस बारे में, किस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे संगठन यहाँ पे बनते हैं, बहुत सारे समाचार पत्र निकलते हैं, जिनके माध्यम से जनता के अंदर एक जागरूकता की भावना, एक चेतना की भावना जागृत होती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति और आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे 1857 की क्रांति के आसपास उत्तराखंड में क्या हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हम 13 रियासत के बारे में आपको कंप्लीट करा चुके हैं, और जो भी अन्य टॉपिक हैं आप लगातार रिवीजन दोस्तों लगातार करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। पहले हम कुमाऊं के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे यहाँ पे कि गढ़वाल में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो कुमाऊं में 1857 के क्रांति के समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के बारे में मैं आपको ब्रिटिश कमिश्नर वाली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो, जो हेनरी रैमजे था ये भी एक प्रमुख कारण था कि कुमाऊं में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला था। इसका कारण हेनरी रैमजे इसलिए था, एक तो हेनरी रैमजे यहाँ पे काफ़ी समय से कुमाऊं में कार्यरत था, एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में वो पहले यहाँ पे कार्यरत था, बाद में वो कमिश्नर भी बन जाता है और 1857 की क्रांति के समय यही कुमाऊं का कमिश्नर था। इसको कुमाऊं का राजा रामजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ था। ये कुमाऊं में अधिक समय से रह रहा था, इसलिए जो कुमाऊं के लोग थे उनसे इसका परिचय हो गया था और वहाँ की जनता से ये जुड़ गया था, तो इसलिए इसका किसी ने विरोध नहीं किया। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? वो हुई रुहेलखंड से। रुहेलखंड जो कि बरेली में है, ठीक है। और बरेली का उस समय रुहेलखंड का जो नवाब था वो था खान बहादुर खान। रुहेलखंड का नवाब कौन था? खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान ने क्या किया? 17 सितंबर 1857 को एक सेना भेजी काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए। हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी किसने? खान बहादुर खान ने। किसके नेतृत्व में? काले खां के नेतृत्व में। और इस सेना को इस सेना ने दोस्तों हल्द्वानी पर कब्जा किया, लेकिन उसके अगले दिन 18 सितंबर 1857 को ब्रिटिश जो अधिकारी थे मैक्सवेल और चैपमैन, इन्होंने हल्द्वानी को इस सेना से मुक्त करा दिया। तो विशेष तौर पर जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? रुहेलखंड से हुई। और रुहेलखंड जो कि बरेली में स्थित है, और इन्होंने जो यहाँ का नवाब था खान बहादुर खान, इसने काले खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी है हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए। 17 सितंबर 1857 को इस सेना ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया, लेकिन 18 सितंबर 1857 को मैक्सवेल और चैपमैन ने हल्द्वानी को फिर से मुक्त कर दिया। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में जो प्रथम क्रांतिकारी जिसको माना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको माना जाता है, वो था कालू मेहरा। कालू मेहरा के बारे में जान लेते हैं। कालू मेहरा से संबंधित एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा जाता है? कालू मेहरा को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड डिटेल्स वाली सीरीज, इसमें मैं आपको हर टॉपिक दोस्तों डिटेल्स में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको डिटेल्स में यहाँ पे इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के डिटेल्स वाले नोट्स दोस्तों आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे विद MCQ, जिसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके आपको दे दूंगा। और साथ साथ दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप वहाँ पे मैं कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कालू मेहरा के बारे में दोस्तों बात कर रहे थे। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन कहलाता है? कालू मेहरा कहलाता है। कालू मेहरा कहाँ का था? तो चंपावत जिले के बिसुंग लोहा घाट, ठीक है, बिसुंग लोहा घाट का निवासी था कालू मेहरा। कालू मेहरा कुमाऊं में इसने एक गुप्त संगठन बनाया। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं में गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक संगठन, ठीक है, इस गुप्त संगठन का नाम क्या था दोस्तों? क्रांतिवीर संगठन था। ये किसने बनाया? ये बनाया था कालू मेहरा ने। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाना, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ना और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना। अब देखो इस समय जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब कौन थे इस समय? नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। ये कालू मेहरा को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है? कुमाऊं में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति फैलाना। तो अवध के नवाब लिखते हैं कालू मेहरा को एक पत्र, और कुमाऊं में जो क्रांति फैलाने में विशेष योगदान रहा वो रहा कालू मेहरा का। इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था।
अब इस क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन में कालो मेहरा का साथ किस किसने दिया था, या इसमें और कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो कालो मेहरा एक स्वयं थे, उसके बाद आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत, ये प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने इस जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें जो शामिल थे आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत, कालो मेहरा और इनके कुछ अन्य प्रमुख साथी भी इस गुप्त संगठन में, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन में शामिल हुए थे। और कालो मेहरा को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये आपको नोट करना है। तो कुमाऊं में दोस्तों विशेष तौर पर इतनी ही यहाँ पे क्रांति देखने को मिली, और साथ साथ हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ भी लगा दिया था। मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन उसको कहा जाता है, और जो भी यहाँ पे सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, सरकार के खिलाफ क्या करता है, क्रांति फैलाने की कोशिश करता है, उस विद्रोह को कुचला जाता है, उसकी क्रांति को कुचला जाता है। सैनिक शासन यानी पूरा शासन किसके हाथों में रहता है, सेना के शासन में रहता है। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं में क्या लगाते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो जैसे मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि उत्तराखंड में ना के बराबर देखने को मिला, कुमाऊं में इतनी ही यहाँ पे क्रांति देखने को मिलती है। उसके बाद फिर से ये कुलमा की क्रांति क्या हो जाती है, फिर यहाँ पे इसको कुचला जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि कोई विशेष मतलब ऐसी बड़ी क्रांति यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों कि गढ़वाल में 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या था। तो देखो गढ़वाल उस समय दो भागों में बटा था, एक था टिहरी रियासत और दूसरा था यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, पौड़ी गढ़वाल बनाया गया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कमिश्नरी वाली वीडियो में। और टिहरी रियासत, गढ़वाल का विभाजन टिहरी रियासत में और ब्रिटिश गढ़वाल में कैसे होता है, ये हमने आपको जब सुदर्शन शाह के बारे में बताया था उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया था। तो देखो टिहरी रियासत में राजा कौन था, परमार वंश के राजा। और 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो था सुदर्शन शाह, जो कि टिहरी रियासत का प्रथम राजा था। और ब्रिटिश गढ़वाल ये ब्रिटिशर्स के अधीन आती थी, ब्रिटिश सरकार की आधिपत्य में आती, ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आती। अब देखो टिहरी में तो क्रांति इसलिए नहीं फैली क्योंकि देखो टिहरी का जो राजा था, टिहरी के राजा और ब्रिटिश सरकार के मध्य ये संधि हो चुकी थी कि अगर कभी भी भविष्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई क्रांति होती है, कोई क्या होती है, विद्रोह होता है या कोई युद्ध होता है, तो टिहरी के राजा और उसके जो भी वंशज है आगे आएंगे वो सभी ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे। तो अगर टिहरी में कोई भी क्रांति फैलती तो टिहरी का जो राजा है उसको उसके खिलाफ क्या करना पड़ता, मतलब उस क्रांति को दबाना पड़ता था। और साथ साथ सुदर्शन शाह ने पूरा समर्थन और पूरा साथ दिया था दोस्तों इस क्रांति में अंग्रेजों का। सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये आपको नोट करना होगा क्योंकि इनके मध्य पहले ही संधि हो चुकी थी। और ब्रिटिश, अब देखते हैं गढ़वाल में किन किन हिस्सों में क्रांति देखने को मिली थी। तो 1857 के समय अगर हम बात करें, गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था दोस्तों वो था बैकेट। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे गढ़वाल के जमींदार थे, थोकदार थे, और स्वयं जो टिहरी रियासत के राजा थे सुदर्शन शाह, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज सरकार की भरपूर इन्होंने मदद की थी। गढ़वाल के दो अन्य व्यक्ति थे पद्म सिंह और शिवराम सिंह, इन्होंने भी भरपूर सहायता की थी ब्रिटिश सरकार की। और ये जमींदार थे, ठीक है, गढ़वाल के दो जमींदार थे पद्म सिंह और शिवराम सिंह। और इन्होंने भाबर घाटियों की सुरक्षा की, जिससे जो भी क्रांति फैलनी थी गढ़वाल में वो यहाँ पे नहीं फैल सकी। तो ब्रिटिश सरकार इनसे इतना खुश हुई, बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या किया, अलग अलग गांव जमींदारी हेतु इनको प्रदान किए, इनको सौंप दिए। तो गढ़वाल के दो प्रमुख ये जमींदार थे पद्म सिंह और शिवराम सिंह, इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की। स्वयं जो टिहरी नरेश थे उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे सहायता की। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं में क्यों यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला था। तो देखो यहाँ पे ये कुछ प्रमुख कारण मैंने लिखे हैं, आप अगर चाहते हो तो इनको नोट कर सकते हैं। ये वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनको। अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेज शासन लोगों को उदारवादी और सुधारवादी लग रहा था। कुमाऊं कमिश्नर कौन था उस समय, हेनरी रैमजे था, एक कुशल और उदारवादी शासक था। गढ़वाल नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्तिभाव, क्योंकि संधि पहले ही हो चुकी थी टिहरी रियासत की और ब्रिटिश सरकार की। और साथ ही साथ राज्य में शिक्षा, संचार था, यातायात के साधनों की कमी, जिसके कारण ना तो यहाँ की जनता जागरूक थी और ना यहाँ पे जनता में कोई चेतना का विकास उस समय हुआ था। और इसलिए यहाँ पे मुख्य ये कारण थे जिससे
1857 की क्रांतियाँ यहाँ पे कुल मिला के फैल नहीं सकी। दोस्तों तो अभी तक हमने यहाँ पे जाना कि जब 1857 की क्रांति हुई थी देश में, तो इस क्रांति का उत्तराखंड में अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला था। अब दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। जब दोस्तों गांधी जी का उत्तराखंड में आगमन होता है, तो गांधी जी से पहले यानी जब गांधी जी उत्तराखंड आते हैं उससे पहले वैसे उत्तराखंड में बहुत सारे संगठन यहाँ पे बन चुके थे, जो कि लगातार जनता को जागरूक करने में और जनता में सामाजिक चेतना लाने के लिए पूर्णतः क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और साथ ही साथ उत्तराखंड में बहुत सारे समाचार पत्रों का भी दोस्तों प्रकाशन हो चुका था। अल्मोड़ा समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र, बहुत सारे ऐसे समाचार पत्रों का यहाँ पे प्रकाशन पहले ही हो चुका था। अब दोस्तों जब यहाँ पे गांधी जी आते हैं, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है यहाँ पे उत्तराखंड के भी जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यही हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी उत्तराखंड आते हैं। और यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गांधी जी के उत्तराखंड आगमन से संबंधित। तो देखते हैं सबसे सर्वप्रथम गांधी जी उत्तराखंड में कब आए थे। तो 1915 में दोस्तों अप्रैल माह में कुंभ मेले के अवसर पर गांधी जी आते हैं हरिद्वार में। और ये गांधी जी की उत्तराखंड की दोस्तों प्रथम यात्रा है। प्रथम यात्रा ये अभी गढ़वाल में है, ठीक है। अभी गांधी जी कुमाऊं में नहीं जाते हैं। कुमाऊं में गांधी जी जाते हैं दोस्तों 1929 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुमाऊं की प्रथम यात्रा गांधी जी ने कब की थी। ऑप्शन थे वहां पे 1927, 28, 29 और 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1929, यानी गांधी जी की प्रथम कुमाऊं यात्रा थी दोस्तों 1929। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें या गढ़वाल की बात करें, तो हरिद्वार आता है उत्तराखंड और गढ़वाल में। तो 1915 में कुंभ मेले के अवसर पर गांधी जी हरिद्वार आ गए थे। ये गांधी जी का उत्तराखंड का प्रथम दौरा था। उसके बाद दोस्तों इस दौरान गांधी जी ऋषिकेश भी आते हैं। और ऋषिकेश में जो स्वर्गाश्रम है, ऋषिकेश में क्या है दोस्तों, स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम कहाँ है, ऋषिकेश में है। और मुनि की रेती भी ऋषिकेश में है। तो गांधी जी इस प्रथम यात्रा के दौरान ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में भी गए थे। उसके बाद गांधी जी ने पुनः यहाँ पे हरिद्वार का दौरा किया 1916 में। 1916 में पुनः ये हरिद्वार आते हैं और यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ये व्याख्यान भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों 1916 में गांधी जी कहाँ आते हैं, देहरादून की यात्रा भी करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख यात्राएं थी गढ़वाल की गांधी जी द्वारा, जो इन्होंने 1915 से लेकर 1916 के मध्य की थी। उसके बाद दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है गांधी जी द्वारा। और इस असहयोग आंदोलन का दोस्तों उत्तराखंड में भी अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस असहयोग आंदोलन में उत्तराखंड की जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसी का यह प्रमुख कारण था कि कुमाऊं परिषद के बारे में आपको अभी आगे बताया जाएगा दोस्तों। इसका जो मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी जो इसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री की। तो कुमाऊं परिषद का दोस्तों यहाँ पे जो चौथा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का। इस चौथे अधिवेशन में कुमाऊं परिषद असहयोग को पूर्ण समर्थन देती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं परिषद ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया था। तो चौथे अधिवेशन में। ये आपको नोट करना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गई उत्तराखंड की यानी गढ़वाल की जो यात्रा थी गांधी जी की। अब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की, 1929 में। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी का कुमाऊं दौरा होता है। कुमाऊं की ये प्रथम यात्रा थी गांधी जी की कुमाऊं की प्रथम यात्रा। कुमाऊं आगमन कब हुआ गांधी जी का, तो 14 जून 1929 को। और उसके बाद दोस्तों गांधी जी 15 जून को गए थे भवाली कहाँ है आपका, नैनीताल में है। तो 15 जून को गांधी जी कहाँ पहुँचे थे, नैनीताल के भवाली में। और गांधी जी के साथ इस कुमाऊं यात्रा, जो प्रथम कुमाऊं यात्रा थी गांधी जी की, इसमें गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी और ऐसे ही बहुत सारे लोग दोस्तों इस प्रथम कुमाऊं यात्रा में शामिल थे गांधी जी के साथ। उसके बाद 17 जून को गांधी जी तड़ीखेत पहुंचते हैं और 18 जून को पहुंचते हैं गांधी जी अल्मोड़ा। और 19 जून को गांधी जी कौसानी के लिए रवाना हो जाते हैं।
कौसानी कहाँ है आपका, ये है आपका बागेश्वर। कौसानी कहाँ है दोस्तों, बागेश्वर में है, क्योंकि कौसानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी के मतलब जीवन से जुड़ा हुआ है कौसानी। अब जब कौसानी पहुंचते हैं 19 जून को, इसके बाद पुनः दोस्तों 22 जून को गांधी जी बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास करते हैं। स्वराज भवन का शिलान्यास कहाँ करते हैं, बागेश्वर में करते हैं। और कब करते हैं दोस्तों, 22 जून को। और ये स्वराज भवन किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों मोहन जोशी ने, मोहन जोशी। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों आपको। 22 जून को गांधी कहाँ जाते हैं, मतलब बागेश्वर में गांधी 22 जून को स्वराज भवन का शिलान्यास करते हैं। और इस स्वराज भवन को किसने बनाया था, मोहन जोशी ने बनवाया था। उसके बाद पुनः गांधी 23 जून को कहाँ आ जाते हैं, कौसानी आ जाते हैं। अब कौसानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि कौसानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से भी एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौसानी को दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा है गांधी जी ने। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कौसानी को कहा जाता है। कौसानी कौन से जिले में स्थित है, यह आपका बागेश्वर जिले में। कौसानी कौन से जिले में है, बागेश्वर में स्थित है। कौसानी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यहां पे दोस्तों कोसी नदी, और यहां पे एक दूसरी नदी भी है गोमती नदी। तो कोसी नदी और गोमती नदी के बीच बसा हुआ है कौसानी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना है। बागेश्वर में कोसी नदी और गोमती नदी के बीच स्थित है आपका कौसानी, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गांधी जी ने दोस्तों यहाँ पे कौसानी में 12 दिन तक प्रवास किया था। 12 दिन गांधी यहाँ पे रहे थे और इन्होंने यहाँ पे अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी थी। अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका गांधी जी ने कहाँ लिखी थी, कौसानी में लिखी थी। और गांधी जी की पुस्तक है जो दोस्तों यंग इंडिया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम हुआ था वर्ष 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, गांधी जी की है। और इस यंग इंडिया पुस्तक में दोस्तों गांधी जी ने कौसानी के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। कौसानी का वर्णन गांधी जी ने कौन सी अपनी पुस्तक में कर रखा है, यंग इंडिया नामक पुस्तक में। कौसानी को गांधी ने क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी थी। उसके बाद दोस्तों गांधी 1929 को पुनः गढ़वाल में आते हैं। 16 से लेकर 24 अक्टूबर 1929 को गांधी पुनः कहाँ आते हैं, गढ़वाल की यात्रा करते हैं। और गढ़वाल में ये कौन कौन से क्षेत्रों में जाते हैं, दून और मसूरी। अब दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी ने गढ़वाल की भी और कुमाऊं की भी यात्रा कर ली। तो गांधी जी के आगमन से दोस्तों जो गढ़वाल और कुमाऊं की जनता है, इनके अंदर एक मतलब सामाजिक चेतना का विकास तो धीरे धीरे बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संगठन बन चुके थे, बहुत सारे यहाँ पे समाचार पत्र निकलने लग गए थे। तो गांधी जी के आगमन पर मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो लोगों की वो थी, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के साथ लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे जुड़ने लगे थे जब गांधी जी का आगमन होता है उत्तराखंड में। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे दांडी मार्च होता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और इसमें भी उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उत्तराखंड के 3 व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने दांडी मार्च में हिस्सा लिया था। और ये क्वेश्चन हाल ही में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था शायद 2021 में, या कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन बन चुका है। और उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि बताइए निम्न में से दांडी यात्रा जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया था। तो वहाँ पे ज्योतिराम कांडपाल था एक ऑप्शन सी रहा होगा या बी रहा होगा। तो ये क्वेश्चन उसका सही आंसर था। तो दोस्तों देखो, अगर आप प्रत्येक टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे से तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। क्वेश्चन इन्हीं बुकों से आता है जो आप पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हर टॉपिक पढ़ना है। आप क्या करते हैं, आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए, कुछ टॉपिक छोड़ दिया। अब जो आपने टॉपिक छोड़ रखा है वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रत्येक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए आगे। अब ऐसा नहीं कि आपने मतलब 1 महीने, आप क्या करते हो कि जैसे एग्जाम आता है 1 महीने पहले शुरू करने लग जाते हो पढ़ना, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू आपने लगातार पढ़ते जाना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है।
तो दोस्तों सक्सेस आपको जरूर मिलेगी अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि जो यहाँ से लगातार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन बनेंगे भी कहाँ से, क्योंकि जब आपको संपूर्ण तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है हमारे माध्यम से, हर एक टॉपिक दोस्तों आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसके बाद जस्ट आपकी परीक्षा वाणी सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं, और मेरा टारगेट है दोस्तों कि लगभग 1 माह में आपको क्या कराना है, परीक्षा वाणी कंप्लीट करानी है। तो आप भी दोस्तों, हम आपको यहाँ पे इतना हेल्प कर रहे हैं, इतनी आपकी मदद कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दिया करें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, वीडियो पे आते हैं, दांडी मार्च के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, और इसमें गांधी के साथ लगभग 78 सत्याग्रही शामिल थे। और इस 78 सत्याग्रहियों में दोस्तों 3 जो सत्याग्रही थे वो उत्तराखंड के थे। कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ये तीनों नाम दोस्तों आपको नोट करने हैं। और हाल ही में जो एग्जाम में क्वेश्चन बना था उसमें 3 ऑप्शन अन्य थे और 1 ऑप्शन था ज्योतिराम कांडपाल का। तो ये आंसर उसका सही था कि दांडी यात्रा जो हुई थी उसमें ज्योतिराम कांडपाल ये उत्तराखंड के थे। तो ये 3 व्यक्ति थे दोस्तों उत्तराखंड के, ये आपको नोट करना होगा। उसके बाद गांधी जी ने कुमाऊं की पुनः यात्रा कब की थी? तो 1931 को, 18 मई 1931 को गांधी जी पहुंचते हैं नैनीताल। ठीक है, तो अगर आ गया कि कुमाऊं की प्रथम यात्रा कब की गांधी जी ने, तो 1929 को, 1929 को। जबकि दूसरी यात्रा कब की थी? तो वो की थी 1931 को। तो यहां तक दोस्तों आपका क्लियर हो गया, यहां तक आपका कोई भी प्रश्न यहां पे छूटने वाला नहीं है। अब हम जानते हैं यहां पे कि जो गांधी आश्रम कहाँ है? चनोदा में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1937 में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन का और जो मतलब यहाँ की जनता का जागृति का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, वो था गांधी आश्रम। गांधी आश्रम एक केंद्र बन चुका था उस समय के, जो भी यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उत्तराखंड में, उनका केंद्र बन चुका था चनोदा का गांधी आश्रम। इसलिए 1942 में, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, तो अंग्रेज इस आश्रम में ताला लगा देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि ये केंद्र बन चुका था और यहाँ पे इतने सत्याग्रही यहाँ से प्रेरित होते हैं कि वो हमारे विरुद्ध क्या करेंगे, यहाँ पे इस भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेंगे। तो गांधी आश्रम जो कि चनोदा में स्थित था, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1937 में। कौन करता है इसकी स्थापना? तो शांतिलाल त्रिवेदी नामक व्यक्ति 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना करता है चनोदा, जो कि सोमेश्वर के अल्मोड़ा में स्थित है। चनोदा कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। 1937 में सोमेश्वर अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना होती है, और यह स्वतंत्रता आंदोलन का और चेतना का क्या था, एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जब दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसको देखते हुए 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, इन्होंने चनोदा आश्रम में जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और 2 सितंबर कब किया? 2 सितंबर 1942 को। और साथ साथ मतलब देखो डिप्टी कमिश्नर कौन थे उस समय अल्मोड़ा के? वो थे A.W. इवर्टसन। इन्होंने ये कहा था इस गांधी आश्रम के बारे में, कमिश्नर A.W. इवर्टसन का कथन था कि जब तक यह आश्रम चालू है इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गांधी उस समय एक प्रेरणा का स्रोत हुआ करते थे, और ये स्थान बन चुका था दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन और चेतना का प्रमुख केंद्र। यहाँ पे बहुत सारे सत्याग्रही आते थे, बहुत सारे स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी होते थे उनके यहाँ पे बैठकें होती थी, वो यहाँ पे आते थे। तो एक केंद्र बन चुका था ये स्वतंत्रता आंदोलन का। इसलिए A.W. इवर्टसन लिखते हैं कि जब तक यह आश्रम चालू है इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना क्या है, मुश्किल है। और इसको देखते हुए 2 सितंबर 1942 को ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके गांधी आश्रम पर ताला लगवा दिया जाता है। यह है यहाँ पे गांधी आश्रम की एक छवि अल्मोड़ा में जो स्थित है, अल्मोड़ा के चनोदा में। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पेशावर कांड कब होता है? 23 अप्रैल 1930 को। अब इस पेशावर कांड गढ़वाल राइफल की कौन सी इकाई से संबंधित है? 2/18। और इस समय सैनिक कौन थे? चंद सिंह गढ़वाली इसका नेतृत्व कर रहे थे।
और अंग्रेज कमांडर कौन थे? रिकेट। अंग्रेज कमांडर रिकेट गढ़वाल राइफल 2/18 को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जो निहत्थे अफगान हैं उन पर गोली चलाई जाए। निहत्थे अफगान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन गढ़वाल राइफल दोस्तों यहाँ पे इनकार कर देती है कि ये जो अफगान है ये क्या है, निहत्थे हैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन जो स्वतंत्रता सेनानी है ये क्या है, निहत्थे हैं, हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। और वो कुल मिला के हथियार रख देते हैं, मना कर देते हैं गोली चलाने के लिए। इसके बाद इनको दोस्तों सेना का विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए इनको सजा भी दी जाती है, काफ़ी कठिन सजाएं इनको दी जाती है। और वैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर दोस्तों मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो हाँ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है। वहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। कौन सी गढ़वाल राइफल थी? 2/18। नेतृत्व कौन करे थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। और अंग्रेज कमांडर कौन थे? रिकेट। और साथ साथ अगर अन्य सिपाहियों की बात की जाए तो अन्य थे यहाँ पे हरक सिंह धपोला, महेंद्र सिंह नेगी, केसर सिंह रावत, भोला सिंह बुटोला और नारायण सिंह गोसाई। एक कांड तो ये हो गया। दूसरा था दोस्तों गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई 1930 को। और इसमें उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति शामिल थे दोस्तों? भवानी सिंह। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड के कौन व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे? भवानी सिंह। और इन्होंने इस डकैती कांड में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज हमने विशेषतः 2 टॉपिकों पे चर्चा की। एक तो 1857 के समय कुल मिला के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा, गांधी जी का उत्तराखंड आगमन। यहाँ से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। साथ साथ इसके डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और विद प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी उस ई बुक में दिए गए हैं, और वहाँ से आप इस ई बुक को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। आपके रिवीजन हेतु महत्वपूर्ण वहाँ पर वो ई बुक होने वाली है। ठीक है, तो डिटेल्स हिस्ट्री उसमें दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा वो आएगा कुली बेगार प्रथा और कुमाऊं परिषद से संबंधित है। तो जल्द ही यहाँ पे 4 या 5 वीडियो में आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सोचा है कि परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी, और टारगेट ये रहेगा कि लगभग 1 महीने में, 1 माह में आपका परीक्षा वाणी कंप्लीट कराना है। लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब आप भी यहाँ पे अपना सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये सब आपके लिए हो रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी देखो। आप सिंपल तरीके से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अगर वो परीक्षा वाणी शुरू करने लग जाएंगे तो कई बार होता है बीच में पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आपको रेगुलरली एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आपका एक नियम बन जाता है। तो आप जरूर दोस्तों अगर आप सहयोग करेंगे तो आप भी 1 माह में परीक्षा वाणी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी अन्य एग्जाम है, जैसे जो यूकेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी 3 या 4 महीने पहले कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, तो मेरा टारगेट है दोस्तों वहाँ तक आपको कंप्लीट सिलेबस कराना है। और इंडियन पॉलिटी भी लगभग समाप्त होने वाली है, और उसके बाद जल्द ही यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री शुरू करवाई जाएगी। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, सहयोग आप भी करते रहें। और अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आती है, हमारा काम पसंद आता है, तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।